हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब जो हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने स्टडी को कर रहे होंगे। आज जो है मैं जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसका नाम है एरर एनालिसिस। जैसे कोई भी चीज़ का जो मेजरमेंट करते हैं, है ना, जैसे कोई कहा ना इस पेन का भाई लेंथ क्या होगा, तो आप जो भी मेजरमेंट करते हैं ना जनरली वो परफेक्ट नहीं होता है। क्योंकि अब मान लीजिए आप इसी को मेजर कीजिए ऐसे स्केल से जो स्टील से बना हुआ हो, ऐसे स्केल से जो प्लास्टिक से बना हुआ हो, या रबर का मटेरियल से बना हुआ हो, तो मेजरमेंट में कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाता है। अब जैसे स्टील का बना हुआ है और टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा स्टील एक्सपेंड कर गया। पहले जो मान लो इतना को हम 1 मीटर बोलते थे, इतना बड़ा लेंथ को 1 मीटर बोलते थे, टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़ा सा जो है उसका लेंथ बढ़ गया, तो जाहिर है मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। यानी जनरली कोई भी मेजरमेंट जो है ना वो परफेक्ट नहीं होता। तो एरर को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखिए थोड़ा टाइम को सेव करने के लिए कुछ डिफिनीशन मैंने पहले से लिखा है। जैसे मेजर्ड वैल्यू इज ऑलवेज समव्हाट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। मतलब कि कोई भी मेजरमेंट आप करते हैं तो जो मेजर्ड वैल्यू आता है वो ट्रू वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा डिफरेंट होता है, और जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरर। जैसे मान लीजिए इस पेन का जो लेंथ है, सपोज कीजिए एक्यूरेट वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, और मान लीजिए कोई स्केल से आप मापे और आ गया 10.01 सेंटीमीटर, तो ये जो 0.01 है वो क्या हो गया? वो एरर हो गया। यानी जो डिफरेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरर। अब ध्यान से देख, एरर को जो है ना दो अलग अलग बेसिस पे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्या है? एरर ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, रीजन। कारण क्या है, किस कारण से एरर आया? क्या मैंने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया वो गलत था? बहुत बार आप सुनते होंगे कि भाई इसके यहाँ जो रहता है ना वेट, है ना, हिंदी में जिसको बटखारा भी बोलते हैं, कि ये जो रखता है ना ये गलत रखता है। ये सब्जी तौलने वाला है ना या फल बेचने वाला लोग कहता है ना कि वहाँ जाओगे ना तो वो ऐसा किए हुए रहता है कि कम ही वेट बना करके दे देता है। तो बहुत तरह का एरर हो सकता है। तो एक तो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, मतलब जो रीजन है उसके आधार पर किस कारण से एरर है, और एक है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। डिटेल में हम लोग को इसी को पढ़ना है क्योंकि सारा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम इसी पर बनना है, इस पे हम लोग आगे आएंगे। लेकिन एरर ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, तो इसको हम लोग दो पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं। एक बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर और दूसरा बोलते हैं रैंडम एरर। अब थोड़ा समझिए, सिस्टमेटिक एरर जो है उसका मेन रीजन क्या है? तो सिस्टमेटिक एरर में आप जानेंगे कि जैसे इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम मेजरमेंट कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट आ गया, वो मतलब इंस्ट्रूमेंट ही कुछ गलत है, उसी में पहले से एरर है। या हम कोई चीज़ का लेंथ माप रहे हैं और सपोज कीजिए टेम्परेचर बढ़ गया, तो मेटल वगैरह रहता है तो टेम्परेचर बढ़ने पर लेंथ उसका बढ़ घट गया। तो बतलाओ, तो एक ही रॉड को अगर हम मापें अलग अलग टेम्परेचर पे तो थोड़ा बहुत तो मेजरमेंट पे फ़र्क आएगा ही। अब जैसे हम साउंड के वेलोसिटी को ही मेजर कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लो ह्यूमिडिटी बढ़ गया एयर में तो साउंड के वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है। मतलब कि या प्रेशर हो गया, टेम्परेचर, समझ रहे हो ना, ये सब चीज़ पे जो है जब मतलब ये सारे चीज़ों का इफेक्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक एरर
यानी आप बोल सकते हैं कि ऐसा एरर जिसका रीजन मुझे मालूम हो, ठीक ना। सिस्टमेटिक एरर किसको बोलते हैं? तो बोलेंगे क्या कि द एरर और एरर्स हुज कॉजेज आर नोन, ठीक ना, जिसका रीजन मुझे पता हो, सच एरर्स आर कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर्स, ठीक है। और ये भी जानेंगे कि आप इस एरर को कम कर सकते हैं। जैसे पता चल गया कि भाई इस यहाँ जो है ना टेम्परेचर बढ़ गया है, इसलिए जो है साउंड की स्पीड में फ़र्क आ गया, तो बोलेंगे एक काम करो, थोड़ा टेम्परेचर को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। मान लो वो जैसे क्लासरूम में है तो एसी वगैरह को वजह से हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा घटा सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं। या कोई इंस्ट्रूमेंट गलत है तो बोलेंगे कि नहीं अभी इंस्ट्रूमेंट को जो है ना चेंज कर दो। तो मतलब कि सिस्टमेटिक एरर को हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन कुछ एरर जो है उसको हम लोग रैंडम एरर बोलते हैं। अब रैंडम एरर जो है ना उसका कारण मुझे मालूम नहीं होता, ठीक ना, उसका रीजन मुझे परफेक्टली पता नहीं होता है, तब तो उस एरर को हम पूरी तरह से दूर नहीं कर सकते। अब जैसे रीजन, जैसे बीम बैलेंस, देखो तराजू लेते हैं ना, है ना, बीम बैलेंस समझ ही रहे हो। अब जो है कोई चीज़ का हम वजन कर रहे हैं और सपोज करो हवा थोड़ा तेज़ चलने लगा, या सपोज करो कुछ वाइब्रेशन वगैरह हो गया, कोई व्हीकल ही बगल से गुजर गया, तो थोड़ा या ज़्यादा कुछ ना कुछ इफेक्ट हो सकता है कि नहीं। यानी कि वो ऐसा इफेक्ट है जिसको हम दूर नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मान लो है ना सिंपल पेंडुलम है, वो सिलेक्ट कर रहा है, वो सिलेक्ट कर रहा उसका टाइम पीरियड, तो सोचो जो एयर वगैरह होगा उसके फोर्स वगैरह, एयर के कारण भी तो कुछ फोर्स लगेगा ना। ऐसा नहीं ना है कि पेंडुलम को ऐसे वो सिलेक्ट करा के हम लोग छोड़ देते हैं तो परमानेंट वो सिलेक्ट करते रहता है, नहीं ना, हवा के कारण वो धीरे 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 रुक जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि देखो कुछ ऐसे एरर हैं जिसका रीजन मुझे परफेक्टली नहीं पता है, बहुत अलग अलग चीज़ों का उस पर इफेक्ट होता है, तब क्या करें? तो बोलेंगे उस एरर को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आप उस एरर को जो है अगर कम करना चाहते हैं या परफेक्ट वैल्यू तक पहुंचना चाहते हैं तो रूल ये है कि आप रैंडमली जो है ना उस एक्सपेरिमेंट को बहुत बार कीजिए। जैसे एक बार गया टाइम पीरियड माप लिए, फिर दूसरा बार भी माप लिए, ऐसा जितने ज़्यादा बार मापेंगे और उस सब का एवरेज निकाल लेंगे, मीन वैल्यू निकाल लेंगे, तो उससे जो है एक्यूरेट वैल्यू तक पहुंचा जा सकता है। तो आइए हम लोग फिर से जो बात अभी सीखे क्या बोले कि कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट में कुछ ना कुछ जो है ना थोड़ा एरर आ ही जाता है, और एरर बहुत सा रीजन के वजह से आ सकता है। और इस एरर जो भी एक्यूरेट वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है, मतलब एक्यूरेट वैल्यू है तो मालूम है इसका लेंथ तो मान लो फिक्स्ड है, लेकिन हम मापे तो कुछ हमसे गलत माप आ गया, वो चाहे किसी भी रीजन से हो, तो जो डिफरेंस हुआ मेजर्ड वैल्यू में और एक्यूरेट वैल्यू में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरर। एरर का जो डिवीजन है दो बेसिस पे किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन बोले, काउज बोले, और ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑन द बेसिस ऑफ रीजन बोलेंगे तो बोलेंगे क्या कि सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। बोले सिस्टमैटिक एरर ऐसा है जिसका कारण मुझे मालूम होता है और उस कारण में थोड़ा बहुत तब्दीली करके, चेंजिंग करके इस डिफेक्ट को, इस एरर को कम कर सकते हैं। लेकिन रैंडम एरर में मुझे रीजन परफेक्टली मालूम नहीं होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट को बहुत बार मेजरमेंट करते हैं और जो उसका एवरेज वैल्यू आता है उसी को हम लोग ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू मान करके चलते हैं। ठीक है। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड है, इसका डिस्कशन आगे करते हैं। इसमें एब्सोल्यूट एरर,
मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर होता है, तो वो सब चर्चा कर रहे हैं और ये सब का भी मैं डिफिनीसन जो है प्रॉपरली लिख दे रहा हूँ। पहले आप यहाँ तक जो है उसको नोट करें। हाँ, तो हम लोग सीख रहे थे कि सिस्टमेटिक एरर क्या है। सिस्टमेटिक एरर किसको बतलाए कि ऐसा एरर जिसमें आपको कॉज जो है, रीज़न जो है वो मालूम हो कि ये एरर क्यों आया है, तो उस एरर को हम लोग बहुत हद तक कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं वो चेंजिंग ला करके। जैसे यहाँ पे आपको लिख दिए हैं, जैसे सिस्टमेटिक एरर्स, तो डिफिनीशन में क्या लिख देंगे, द एरर्स हुज कॉजेज आर नोन सच एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड। ठीक ना, ये तो डिफिनीशन समझ लो, यही हो गया। द एरर्स हुज कॉजेज आर नोन इज कॉल्ड, यहाँ पे टर्म मेंशन कर सकते हैं, इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर्स। ठीक है, अब देखिए, सच एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड, इसको कम कर सकते हैं। अभी तो एक्सप्लेन किए ही थे, तो आपसे कोई पूछे कैसे कम कर सकते हैं, तो बोलेंगे कि देखना होगा कि आखिर किस कारण से इसमें एरर आया है, मेजरमेंट में एरर आया है। तो अगर इंस्ट्रूमेंटल एरर है, कोई कहा कि जानते हैं आपका जो स्केल है ना वही गलत, तो बोलेंगे ठीक है, काम करो ना, परफेक्ट स्केल ला दो, परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट ला दो। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स जो है कैन बी रिड्यूस्ड, इसको कम कर सकते हैं बाय यूजिंग मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, है ना, ज़्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट मिल जाए तो उसके हेल्प से इसको हम लोग कम कर सकते हैं। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई चीज़ का मेजरमेंट कर रहे थे और कुछ जो है ना माइंड से निकल गया, उधर ध्यान गया ही नहीं और गलत मेजर्ड हो गया। तो अब जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए आप बात करें अगर सिंपल पेंडुलम का ही, तो जैसे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π√L/g, L/g, लेकिन ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, तो जिस धागा से इसको लटकाए हैं वो धागा का लेंथ बढ़ना घटना नहीं चाहिए, वो या वायर से लटकाए हैं वायर का लेंथ जो है वो फिक्स होना चाहिए। इसके अलावा नीचे जो बॉल सस्पेंडेड है, बॉल का जो रेडियस है इस लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम होना चाहिए। तीसरा चीज़ है कि एयर वगैरह मौजूद नहीं होना चाहिए, तब ये फार्मूला वैलिड है। और आप क्या किए, एयर में पेंडुलम को ऑसिलेट करा के टाइम पीरियड देख रहे हैं और इस फार्मूला से मैच कर ही नहीं रहा, फार्मूला के अनुसार एल और जी का वैल्यू रख रहे हैं तो कुछ और आना चाहिए। आप प्रैक्टिकल में आप कर रहे हैं तो कुछ और आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमसे इग्नोर हो गया एयर रेजिस्टेंस फोर्स, यानी कि आपको ये फार्मूला बदलना पड़ेगा क्योंकि ये फार्मूला सही नहीं है, क्योंकि इसमें एयर रेजिस्टेंस फोर्स काउंट नहीं हुआ है। ये सब हम लोग एसएचएम में डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन जहाँ पढ़ते हैं वहाँ देखते हैं कि एयर रेजिस्टेंस फोर्स जब लगता है तब हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं टाइम पीरियड का। तो ये तो आप समझे। एक बतलाए कि भाई अगर इंस्ट्रूमेंटल एरर है तो भाई इंस्ट्रूमेंट थोड़ा बेहतर ला दो, और अगर मान लो कोई चीज़ जो है ना मिसमाइंड हो गया, याद नहीं रहा, और हम बार बार सोच रहे हैं कि देखो ना भाई हम टाइम पीरियड निकाल तो रहे हैं पेंडुलम का लेकिन फार्मूला से मैच ही नहीं कर रहा है। बोले अरे भाई फार्मूला ही गलत लगा रहे हो ना, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस फोर्स तुम काउंट कहाँ किया, एयर के कारण भी फोर्स लगता है ना। अब स्टैंडर्ड कंडीशन तो ये कहता है कि पेंडुलम को एक बार ऑसिलेट करा के छोड़ दोगे तो कभी रुकेगा नहीं, तो ठीक है नहीं रुकता, लेकिन चूंकि एयर मौजूद रहता है तो उसके कारण जो है एयर रेजिस्टेंस फोर्स के कारण इसका धीरे 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 एम्पलीट्यूड कम होता है, अब फाइनली रुक जाता है पेंडुलम। ठीक है, अब चलिए साथ में टेम्परेचर का, प्रेशर का, ह्यूमिडिटी का, ये सब का इफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए पेंडुलम का ही बात करें, कोई जो है ना आयरन का वायर है या स्टील का वायर है, आप उससे उसको लटकाए हुए ऑसिलेट करा दिए। सपोज कीजिए टेम्परेचर कुछ बढ़ गया,
तो इसका लेंथ बढ़ गया, लेंथ बढ़ गया तो टाइम पीरियड कुछ अलग आने लगेगा, जबकि आप तो जान रहे हैं कि मेरा पहले वाला ही वैल्यू आना चाहिए, है कि नहीं। यानी इफेक्ट जो है, जैसे साउंड ही का स्पीड जब मेजर करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड टॉपिक में ये सब पढ़ेंगे जानेंगे कि जब आप साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो साउंड जो है एयर के थ्रू मूव करता है, तो साउंड का स्पीड टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, केवल एयर से मतलब नहीं होता, ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर जो है कहीं कम है कहीं ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ साउंड भी कम ज़्यादा होगा। तो खैर अगर मान लो मुझे स्टैंडर्ड कंडीशन में काम करना है तो इस सब में चेंजिंग ला करके एरर को हम कुछ कम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए कि सिस्टमेटिक एरर्स क्या है और उसके रीजन्स क्या हैं और कैसे उसको कम कर सकते। देखो इस सब में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, हाँ न्यूमेरिकल मिलेगा। जो सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे ना, जो एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर, मेन पार्ट वही है, अभी उस पर नहीं आए हैं। अभी इसके बाद जो है तुमको सिखाते हैं कि रैंडम एरर्स क्या है, ठीक ना। तो इसको पहले पॉज करके लिख लें। तो अब हम लोग आते हैं रैंडम एरर्स पे। रैंडम एरर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, बोलते हैं कि जिसका मुझे रीज़न नहीं मालूम हो, किस कारण से हो रहा है, अगर ये नहीं मालूम हो, ठीक ना, तो उसको द एरर्स हुज कॉजेज आर नॉट नोन, ठीक है। अब देखो जिसका रीजन पूरी तरह से नहीं मालूम है कि किस कारण से ये दिक्कत है, तो बतलाओ तो क्या उसको पूरी तरह से दूर किया जा सकता है? तो इसको हम लोग पूरी तरह से तो फिनिश कभी नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। इसीलिए देखो लिख दे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव कंप्लीटली, पूरी तरह से इसको फिनिश करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें? जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो कोई वेरी सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें थोड़ा बहुत भी चेंजिंग आता हो ना तो रीडिंग बदल जाता हो, है ना। जैसे हम लोग कोई बीम बैलेंस की हेल्प से मेजरमेंट को ले रहे हैं, ठीक ना। बीम बैलेंस समझ रहे हो ना, जो ऐसे रॉड हुआ इधर इधर लटका हुआ रहता है, तो ठीक है 1 मिनट के लिए समझो ना, वो सब्जी वगैरह तौलने के लिए जो तराजू यूज करता है ना, बीम बैलेंस हो गया। लेकिन उसके हेल्प से अगर आप सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट करें, देखो सेंसिटिव अलग हो गया और एक नॉर्मल हम लोग करते हैं ना, जैसे मान लो कोई चीज़ तुम खरीदने जाते हो, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रहा कोई फ़र्क नहीं पड़ने को। लेकिन अब अगर कोई मान लो कि गोल्ड का ही वेट करता है, डायमंड का वेट करता है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा चीज़ भी तो बहुत मायने रखता है। तो जब आप कोई सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे बहुत तरह का रीजन जो है ना अफेक्ट डालता है। अब जैसे मान लो किसी कारण से वाइब्रेशन हो गया, बिल्डिंग वगैरह में ऐसे भी जानते हो, दीवार वगैरह को टच करोगे कुछ भी इधर उधर गिरता है, हल्का फुल्का कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होते रहता है। बहुत तरह का रीजन है जिसके वजह से होते रहता है। अब मान लो कि तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बगल से जो है ना लेबोरेटरी में कोई आदमी टहलने ही लगा, इधर उधर मूव करने लगा, या बिल्डिंग के बगल से कोई व्हीकल जाने लगा, उसके वजह से बिल्डिंग में वाइब्रेशन है, उसमें भी ना रीडिंग पे फ़र्क पड़ता है। तो उस तरह के रीडिंग को हम कैसे ठीक करें? तो अभी कुछ देर पहले बतलाए थे कि जब मुझे रीजन परफेक्टली नहीं मालूम हो तो कहा जाता है इस ऑब्जर्वेशन को बहुत बार करो। और जैसे मान लो हम सेम एक्सपेरिमेंट, सेम ऑब्जर्वेशन को, ठीक ना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं, अब उसको क्या कर रहे हैं ना 8 बार 10 बार हमने मेजरमेंट लिया, टाइम पीरियड का ही मेजरमेंट किया या अन्य जो भी चीज़ मेजरमेंट लिए, हम अगर उसको ढेर बार मेजरमेंट लिए तो क्या होगा, हर बार थोड़ा बहुत देखे ना हल्का फुल्का फर्क होते हुए वैल्यू आया, तो बोलेंगे एक काम करो, ये जो रैंडम एरर है ना, तो रिजल्ट तक कैसे पहुंचोगे नहीं मालूम है ना, तो क्या करो ना कि बहुत बार मेजर कर लो उसको और उस सब वैल्यू का एवरेज निकाल लो, और सबका जो एवरेज आएगा ना समझ लेना लगभग वही परफेक्ट वैल्यू है। लेकिन उसमें भी जानना, उसमें भी एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि अगर मान लो कि तुम क्या किया कि 5 बार उसको मेजरमेंट किया,
सपोज करो इस पेन का डायमीटर क्या है, डायमीटर क्या है, एक बार यहाँ मापा, यहाँ मापा, यहाँ मापा, यहाँ मापा, है ना, 5 जगह माप लिया और उसका एवरेज निकाल दिया। कोई क्या किया 10 बार माप करके एवरेज निकाल दिया, तो उसमें भी तो कुछ फर्क आ जाएगा। तो इसमें कहा जाता है कि जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हो, जितने ज़्यादा जगह पर माप लो, मान लो यहाँ भी माप लिए, यहाँ भी माप लिए, यहाँ 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 यहाँ, मतलब ढेर सारा बार अगर मेजरमेंट किया और उसका एवरेज निकालेंगे तो वो जो वैल्यू आता है उसको मीन वैल्यू बोलते हैं, और लगभग उसी को हम लोग ट्रू वैल्यू मान लेते हैं कि नहीं भाई यही रिजल्ट होना चाहिए। तो ये तो आप समझ गए। तो देखिए इसमें हम लिख दिए हैं कि रीडिंग ऑफ ए सेंसिटिव बीम बैलेंस में चेंज बाय द वाइब्रेशन, है ना, वाइब्रेशन होने से भी बीम बैलेंस के रीडिंग में जो है वो चेंजिंग आता है। ठीक ना, यहाँ लिखा हुआ है कि may change by the vibration caused in the building due to a person moving in the laboratory, है ना। मान लो कि कोई आदमी जो है लेबोरेटरी में चल रहा, अपना पैर पटक रहा, उससे कुछ वाइब्रेशन क्रिएट हो गया कि नहीं, ठीक ना। तो ड्यू टू ए पर्सन मूविंग इन द लेबोरेटरी और व्हीकल्स रनिंग नियर बाई, या कोई व्हीकल नज़दीक से जा रहा हो। अब यहाँ देखो ये चीज़ मेंशन कर दी है, दिस एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को बार बार रिपीट करो ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स एंड टेकिंग द मीन वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। लार्ज नंबर में जो बार बार उसको मेजर करो और सब का एवरेज निकाल लो, तो उससे जो है ना ट्रू वैल्यू तक, मीन वैल्यू तक पहुंचा जा सकता है। तो देखो अभी जो हम बात सिखाए ना, इससे रिलेटेड कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। आगे जो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड है ना, जिसमें एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, वही मेन पार्ट है। इसीलिए अक्सर पढ़ाने के क्रम में लोग सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, ये सब को बहुत डिस्कशन नहीं करता। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब तक पहले जो है इसको पॉज करके आप लिख लें। तो अब हम लोग एरर एनालिसिस का जो मेन पार्ट है उस पे आते। सबसे पहले तो आपको ये सीखना होगा कि हम लोग मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक ना। मीन वैल्यू, इसी को हम लोग ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, तो देखिए ये काम आप बहुत बार किए हुए भी हैं, एवरेज निकालना एक तरह से। अब जैसे एक ही क्वांटिटी को बहुत बार जो है हम मेजर्ड किए और उसका अलग अलग रीडिंग आया, या रिपीट भी हो गया होगा, सेम भी रीडिंग कहीं कहीं मैच भी कर गया होगा, लेकिन अलग अलग रीडिंग आया, तो सारे रीडिंग को ऐड करके उतना नंबर से डिवाइड कर दे, उसी को मीन वैल्यू बोलते हैं। यानी कि मान लेते हैं लेट x1, x2, x3 up to xn be the measured value, measured value of a quantity। किसी क्वांटिटी को आप मेजर किए और इतना सारा आप रीडिंग उसका निकाल लिए, तो कोई पूछे कि मीन वैल्यू क्या होगा, तो मीन वैल्यू है ना, अब इससे आसान तो कुछ होगा नहीं। मीन वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू क्या होगा जी, इसको हम लोग XM से डिनोट कर लिया, ठीक ना, M फॉर मीन हो गया। तो मीन वैल्यू कैसे निकालें, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइडेड बाई n, ये क्या हो गया जी, मीन वैल्यू। अब आपसे कहा जाए कि आप तो एरर पढ़ा रहे, तो मीन वैल्यू कैसे पढ़ा बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा रहे हैं एरर ही। अब जो है ना एरर के टाइप में हम लोग क्या पढ़े, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड में क्या पढ़े थे, सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर, है ना, एब्सोल्यूट। अब यही सब जो है ना
आपके यूज में आने वाला है। जो सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ये सब बतलाए वो सब डिफिनीशन वाइज है, मतलब कोई चीज़ का जो इंट्रोडक्शन दिया जाता है उससे रिलेटेड है। आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो कौन, एब्सोल्यूट मीन, एब्सोल्यूट है ना, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, ये सब पूछा जाएगा। तो चलिए उस सब पर हम लोग बात करते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर किसको बोलते हैं? तो जैसे आप जो ट्रू वैल्यू निकालें और आप जो मेजर्ड वैल्यू निकालें, मेजर्ड वैल्यू तो अलग अलग है, ट्रू वैल्यू तो एक फिक्स वैल्यू आ गया, तो बोलेंगे क्या कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है ना, उसी को एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। जैसे मान लो 1 मिनट के लिए मेजर्ड वैल्यू आया, सपोज करो, सॉरी ट्रू वैल्यू जो आया सपोज करो 4.2 सेंटीमीटर मान लो। अब मेजर्ड वैल्यू x1 आया था 4.1 सेंटीमीटर। तो आपको ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू को निकाल देना है, तो 0.1 आ गया, इससे इसको माइनस करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अगर ऐसा होता कि ये वैल्यू ही, समझ गया ना, फिर से बतला दे रहे हैं, मान लो ये ट्रू वैल्यू है, सपोज करो ये ट्रू वैल्यू है और ये मेजर्ड वैल्यू, ये मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस, तो इससे इसको ट्रू से माइनस करना है, इसको 4.1, 0.1 आया ना, तो इस 0.1 को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। ठीक ना, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? लेकिन आप दूसरा वाला रीडिंग देखें तो सपोज करो वो 4.3, मान लो ये 4.3 सेंटीमीटर आया है x2 का वैल्यू, तब आप 4.2 से 4.3 को माइनस करेंगे तो माइनस 0.1 ना आ गया है ना। यानी जो एब्सोल्यूट एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो आइए सबसे पहले जो है हम लोग एब्सोल्यूट एरर का डिफिनीशन लिख लें। द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस, ठीक ना, बिटवीन द ट्रू वैल्यू and the measured value of a quantity is called an absolute error, an absolute error। ठीक, अब जैसे x1, x2, x3, xn ये कौन है, मेजर्ड वैल्यू, और xm क्या हो गया, ट्रू वैल्यू। तो दोनों का डिफरेंस देख लें तो बोलेंगे कि, देख लो थोड़ा स्पेस कम है, अच्छा यहाँ से लिखते हैं, एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक ना, एब्सोल्यूट एरर्स इन द मेजर्ड वैल्यूज में एब्सोल्यूट एरर निकालें क्वांटिटी का, तो क्या लिखें? तो कोई कहेगा x1 में बतलाओ, x1 और xm ये मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू तो ढेर सारा है ना, और ट्रू वैल्यू उसका एक है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? तो x1 के लिए देखेंगे तो देखो हम लोग ऐसे लिखते हैं, डेल्टा x1 कितना, तो ट्रू वैल्यू हो गया xm, मेजर्ड वैल्यू कितना हो गया x1। तो बस इसी को हम लोग बोलेंगे, ये जो डेल्टा x1 निकाले ना,
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसी तरह से दूसरा वैल्यू के लिए निकालें डेल्टा x2, तो बोलेंगे ना कि xm माइनस x2 है ना, डेल्टा x3 xm माइनस x3। इसी तरह समझ रहे हो डेल्टा xn अगर निकालें, है ना, ऐसा करते हैं कि इसको एक सीक्वेंस में लिख देते हैं, बेहतर रहेगा। पहले आप क्या कीजिए ना कि इसको नोट कर लें, तब हम इसको एक सीक्वेंस में लिखते हैं। हाँ जी, तो हम लोग अभी सीख रहे थे एब्सोल्यूट एरर कैसे हम लोग मेजर्ड वैल्यू में निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर इन द मेजर्ड वैल्यूज। ठीक, चलो एरर्स कह देते हैं, ढेर सारा ना ऑब्जर्वेशन के मेजरमेंट किए। तो फर्स्ट जो है मेजरमेंट में हम लोग एरर देखें तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मेजरमेंट किए तो x1 आया और जबकि एवरेज निकाले थे तो xm आया। इसी तरह से सेकंड मेजरमेंट का अगर हम एब्सोल्यूट एरर निकालें तो ये लिखेंगे, थर्ड का निकालें तो ये लिखेंगे। इसी तरह से nth मेजरमेंट का अगर हम लोग एब्सोल्यूट एरर देखें तो xm माइनस xn। ठीक, अभी जैसा कि बतलाए कि ऐसा भी हो सकता है कि ट्रू वैल्यू जो है वो मेजर्ड वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता। अगर ज़्यादा होगा तब ये पॉजिटिव हो गया, कम हो गया तो निगेटिव हो गया। यानी कि बोलेंगे कि एब्सोल्यूट एरर, ठीक ना, देखो यहाँ स्टार दे दे रहे, एब्सोल्यूट एरर मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, है ना। ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। तो चलिए इसको तो आप जल्दी से नोट कर लें। तो अब हम लोग आगे सीखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी तो आप पढ़े कि भाई एब्सोल्यूट एरर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देते हैं, उसी को हम लोग एब्सोल्यूट एरर बोलते थे। लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर क्या, किसको बोले, तो जितना भी मेजरमेंट किए उसका जो एब्सोल्यूट एरर आया, अभी जो हम लोग निकाले थे ना डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, तो मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या किया जाता है कि जो आप एब्सोल्यूट एरर निकाले उसका मैग्नीट्यूड का एवरेज निकालें। यानी कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ the magnitude of absolute error in all the measurements is called the mean absolute error। मतलब समझिए, बहुत एकदम सिंपल है। आपसे अगर कहा जाए कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, इसको डेल्टा एक्स मीन लिख दिए। क्या पढ़ेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जितना अभी एब्सोल्यूट एरर निकाले थे ना, डेल्टा x1 उसका मैग्नीट्यूड, डेल्टा x2 उसका, यानी निगेटिव वैल्यू इसमें नहीं लेना है, इसमें जो भी वैल्यू लेना है वो पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। डेल्टा x3, यानी जितना भी आप मेजरमेंट किए हैं उसमें जो एब्सोल्यूट एरर आया है उसके मैग्नीट्यूड का आप एवरेज निकाल लें। मीन मतलब एवरेज हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। और जब मीन एब्सोल्यूट एरर मालूम हो जाता है ना, तो फाइनल रिजल्ट कैसे लिखते हैं, फाइनल रिजल्ट इज रिटेन एज। जैसे आप किसी क्वांटिटी के लेंथ को मेजर कर रहे थे तो
तो अब उसका लेंथ कैसे लिखें, कितना हुआ कैसे पता करें? तो देखो लिखने का मेथड क्या है। लिखने का मेथड है कि जो मीन वैल्यू आया और जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया, यही एरर आया है, ये हो गया ट्रू वैल्यू। इतना है एरर, तो हम लोग बोल देते हैं इतना लिख दो प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। चलो भाई थोड़ा समझो इसको। वैसे तो एग्जाम्पल लेंगे ना, सब कटाघट सब बनने लगेगा, उस समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा हल्का पेशेंस रखो। क्या मान लो हम लोग कोई क्वांटिटी का मेजरमेंट किए, लेंथ ही मेजर किए, सपोज करो डिस्प्लेसमेंट मेजर किए। सपोज करो कि मीन वैल्यू जो आया ना वो आ गया 4, और हम लोग जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाले, एब्सोल्यूट एरर नहीं, एब्सोल्यूट एरर का मीन, तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो निकाले, अब हम लोग सपोज करो इसका वैल्यू आ गया 0.01, तो ऐसे लिख देंगे 4 ± 0.01। बोलेंगे क्या कि जिस ऑब्जेक्ट का मान लो लेंथ का मेजरमेंट किए हो, डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट किए हो, तो अगर मीन वैल्यू हम निकाले और वो अगर 4 आया है और मीन एब्सोल्यूट एरर आया है 0.01, तो हम लोग बोलेंगे कि देखो भाई लेंथ जो है ना इतना होगा। ये ऐसे ही आंसर लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो लेंथ है 4 + 0.01 ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और कम से कम कितना होगा 4 - 0.01। यानी कि आप ये बोल सकते हैं, बोलेंगे इट मीन्स, अगर ऐसे आप लिखते हैं, ठीक ना, रिटेन एज, यहाँ लिख दे रहे हैं x = मान लो x का आप वैल्यू निकाले, लेंथ मेजर कर रहे थे और मीन वैल्यू इतना आया और मीन एब्सोल्यूट एरर इतना आया, यानी ट्रू वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर, तो बीच में प्लस माइनस दे दो। ये प्लस माइनस ये बता रहा है कि ये जो x है, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x लाई इन बिटवीन, x का वैल्यू किसके किसके बीच होगा, तो बोलेंगे xm - Δx मीन एंड xm + Δx मीन। थोड़ा समझो इसको, मतलब कि x का जो वैल्यू है कम से कम इतना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में ही हम लिखे हैं कि अगर मीन आ गया 4 और मीन एब्सोल्यूट एरर आया 0.01, यानी x का वैल्यू क्या होगा, तो 4 - 0.01 से बड़ा होगा x, और x छोटा होगा कितने से, 4 + 0.01, यानी x जब भी होगा तो इसी के बीच में होगा। तो उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे। चलो थोड़ा सा हम शॉर्ट में फिर रिवाइज कर दे रहे हैं। भाई कोई कहे मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे कि भाई देखिए सबसे पहले तो आप एब्सोल्यूट एरर निकाल लीजिए। कोई कहेगा थोड़ा बता दीजिए ना एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, तो क्या बोले कि एक ही क्वांटिटी को बहुत बार ऑब्जर्वेशन कर लो, बहुत बार मेजर कर लो, और जो अलग अलग वैल्यू आ रहा है उसका डिफरेंस हम लोग ट्रू वैल्यू के साथ निकालते हैं, जो इसके जस्ट पहले हम लोग पढ़े। और एब्सोल्यूट एरर अगर मालूम हो गया तो सारे एब्सोल्यूट एरर के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो, मॉड दे दिए हैं कि वो पॉजिटिव रहे, उसका एवरेज निकाल लो, तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब मीन एब्सोल्यूट एरर जब निकाल लिए ना, तो अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, फाइनल रिजल्ट लिखा जाता है। ट्रू वैल्यू देख लो, और ट्रू वैल्यू में जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, इसी के बीच में रिजल्ट होगा।
x का जो वैल्यू होगा इसी के बीच में होगा, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में समझाए हैं। अभी बहुत सारा क्वेश्चन लेंगे। अब देखो इसी में हम लोगों को आगे क्या सीखना है, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर भी उसको बोलते हैं, फिर परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर किसको बोलेंगे पहले समझा दे रहे हैं, फिर इसके बाद लिखेंगे। देखिए हम एक काम और कर रहे हैं, हम आप लोगों के लिए डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस लेक्चर को देख करके ही आप अगर खुद से नोट्स बना लेते हैं तो वो नोट्स आपके लिए एकदम बहुत बेहतर नोट्स होता है, क्योंकि वो कन्विंसिंग होता है, उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है। अब जो है आपसे कोई पूछे कि भाई फ्रैक्शनल एरर क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि देखो भाई अभी मीन एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं ना, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। और ट्रू वैल्यू किसको बोलते हैं, तो मीन वैल्यू को, मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू बोलते हैं, जिसको एक्स एम से हम लोग डिनोट किए हैं, ये ट्रू वैल्यू है। और ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर आप डिवाइड कर दें ट्रू वैल्यू से, जैसे यहीं पर ये है मीन वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू, और ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। कोई कहेगा फ्रैक्शनल एरर कितना हुआ, तो बोलेंगे 0.01 मीन एब्सोल्यूट एरर और डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, इसी को बोल देंगे फ्रैक्शनल एरर। तो खैर ये सब तो समझने के लिए बताए, चूंकि बोर्ड पे स्पेस नहीं है, तो एक बार आप क्या करें, पॉज करके इसको लिख लें, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हाँ तो देखें क्या है भाई, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, अभी जैसा कि समझाए थे। मीन एब्सोल्यूट एरर देख लें और मीन वैल्यू से डिवाइड कर दें, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। ठीक ना, फ्रैक्शनल एरर बोलेंगे। ऊपर लिख लो किसको, मीन एब्सोल्यूट एरर, और नीचे क्या लिख लो जी, तो मीन वैल्यू, या इसी को ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। यानी कि डेल्टा एक्स मीन, ये तो मीन एब्सोल्यूट एरर हुआ, डिवाइडेड बाय जो मीन वैल्यू है, यही हो गया फ्रैक्शनल एरर, है ना। अब चलो जी, परसेंटेज एरर क्या है, परसेंटेज एरर, वो इसमें कोई बुद्धि नहीं लगाना है, परसेंटेज एरर सबसे आसान। फ्रैक्शनल एरर निकला ना, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर, तो परसेंटेज एरर क्या है, तो बोलेंगे फ्रैक्शनल एरर इंटू 100, या ये कहो डेल्टा एक्स मीन यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन, मीन वैल्यू जो है, और इनटू 100, यही परसेंटेज में आ गया। ठीक ना, इसको परसेंटेज एरर बोलेंगे। लेकिन ये सब बात जो है तब और बेहतर समझ में आएगा जब हम लोग कोई मैथमेटिकल एग्जाम्पल ले जिसमें कोई वैल्यू वगैरह चूज करें। तो आगे वही काम कर रहे हैं, शॉर्ट में एक बार बोल दे रहे हैं कि हम लोग जो मैग्नीट्यूड के बेसिस पर एरर पढ़े, तो सबसे पहले तो ये कहे कि ये भाई देखो मीन वैल्यू मतलब रखता है, क्योंकि उसी को ट्रू वैल्यू कहा जाता है। तो मीन वैल्यू क्या हुआ, तो बोलेंगे कि सेवरल टाइम जो मेजरमेंट आप कर लिए, आप उसका एवरेज जो निकाल लेते हैं उसी को मीन वैल्यू बोलते हैं, चाहे ट्रू वैल्यू बोलते हैं। अब आपसे कोई कहे एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो बोलेंगे जितना भी आप मेजरमेंट किए वो सारे का अगर डिफरेंस निकाले मीन वैल्यू के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। कोई कहेगा मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो बोलेंगे जो एब्सोल्यूट एरर आप निकाले थे, आप उसका जो उसके मैग्नीट्यूड का जो एवरेज निकाले, वो मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। फिर कहेगा भाई फ्रैक्शनल एरर क्या है, तो बोलेंगे जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया और मीन वैल्यू को डिवाइड कर दो, फ्रैक्शनल एरर हो गया। और परसेंटेज एरर में बस इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलिए ये तो हम लोग सीख गए। अब अगला जो है ना एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आगे काम करते हैं। नोट करें। तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं।
उससे जो है ना एकदम जितना कुछ भी पढ़े हैं वो सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जैसे क्वेश्चन है कि द डायमीटर ऑफ अ वायर एज मेजर्ड बाय अ स्क्रू गेज। अब इससे परेशान नहीं होना है, जो स्क्रू गेज जो है ना वो एक अपरेटस है, उसके हेल्प से जो है ना वायर का डायमीटर हम लोग मेजर करते हैं। तो द डायमीटर ऑफ अ वायर मेजर्ड बाय अ स्क्रू गेज वाज फाउंड टू बी देखिए हम लोग इतना मेजरमेंट किए, 5 ऑब्जर्वेशन किए हैं। एक क्या आया 2.620, दूसरा आया 2.625, 2.630, 2.628 एंड 2.626 सेंटीमीटर। सपोज करो एक बुक से ही क्वेश्चन ले लिए हैं कि थोड़ा अच्छे ढंग से उसको एक्सप्लेन करें। कैलकुलेट, पहला क्या करा, मीन वैल्यू निकालो, दूसरा करा एब्सोल्यूट एरर निकालो प्रत्येक मेजरमेंट में, मीन, एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर। चलो एकदम कितना सिंपल है, देख लेना, सब बात समझ में आ जाएगा। मीन वैल्यू निकालो भाई, मीन वैल्यू एक्स एम, यही ना, एक्स एम मीन वैल्यू कहे और ट्रू वैल्यू कहे। क्या रूल है, सारे मेजरमेंट को ऐड कर लो, 2.620 प्लस 2.625 प्लस 2.630 प्लस 2.628 प्लस 2.626 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 5। देखो इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आता है 2.6258 सेंटीमीटर। ठीक ना, हम कैलकुलेट कर लिए, अब टाइम बर्बाद ना होगा, उसको ऐड करेंगे। चलो अब मान लो हम लोग जो है ना इसको राउंडेड ऑफ कर ले 3 डेसिमल प्लेस तक, 3 प्लेस तक करें। मान लो यहीं तक लिखना चाह रहे हैं, ये नहीं लिखना चाह रहे हैं, तब 5 के बाद 8 है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। 5 के बाद 8 है तो जाहिर है 5 ही तक लिखना चाहते हो तो इसको 1 बढ़ा दो, बस ये हो गया मीन वैल्यू। दूसरा क्या है जी, तो एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। एब्सोल्यूट एरर यानी पहला मेजरमेंट ए है, उसमें कितना एरर, तो क्या सिखाया गया था, मीन वैल्यू देख लो। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या सिखाया गया था, मीन देख लो और माइनस कर लो जो रीडिंग आया हुआ। तो ठीक है, अगर हम लोग डेल्टा x1 देखें, इसमें अगर एब्सोल्यूट एरर देखें तो मीन एरर से x1 को माइनस करेंगे, तो देखो तो मीन एरर से x1 को माइनस करेंगे। अच्छा यहीं पे कर ले रहे हैं, मीन वैल्यू कितना आया है जी, तो 2.626 माइनस x1 कितना है 2.620, बतलाओ तो ये कितना आ गया, सॉल्व करके देखो 0.006 सेंटीमीटर। चलो ये आ गया, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, पहला जो मेजरमेंट किए। अब चलो दूसरा में हम लोग देखें एब्सोल्यूट एरर कितना है, तो मीन वैल्यू से x2 को माइनस करें, मीन वैल्यू तो भाई फिक्स है, हाँ x2 का वैल्यू 2.625, इसको सॉल्व करोगे 0.001 सेंटीमीटर। चलो तीसरा जो है डेल्टा x3, डेल्टा x3 xm माइनस x3 2.626 माइनस x3 कहाँ गया जी 2.630, थोड़ा देख लो ये कितना आ गया, इसको सॉल्व करके देखो 2.630, तो ये तो जाहिर है माइनस में आ जाएगा, माइनस 0.004 सेंटीमीटर है ना। यानी कि एब्सोल्यूट एरर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। डेल्टा x4
तो मीन माइनस x4, ये भाई मीन कितना है भाई 6 2 6, x4 कितना है, x4 कहाँ गया, यहाँ गया 2.628, देख लो कितना आ गया, ये भी तो आ गया माइनस में -0.002 सेंटीमीटर है ना। अब चलो डेल्टा x5 जल्दी से xm माइनस x5 बोलो तो क्या आया जी, मीन तो तय है 6.626 माइनस x5 ये कहाँ गया जी, यहाँ पे 2.626, देखो ना वही तो है, लिख दिए 0.000 सेंटीमीटर। चलो भाई 0, ये क्या निकला, तो ये तो भाई एब्सोल्यूट एरर निकला है, ये मीन वैल्यू निकला है। अगला क्वेश्चन क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। थोड़ा सोचो तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, तो जितना एब्सोल्यूट एरर आया है सब के मैग्नीट्यूड का एवरेज निकाल दो तो ये निकल जाएगा। तो ठीक है, पहले तो इसको लिख लो जिससे हम आगे काम करें। तो अब हम लोग देखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो बोलो तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या सिखाए थे, तो जो एब्सोल्यूट एरर आया उसका एवरेज निकाल लो, इसके मैग्नीट्यूड का एवरेज यानी डेल्टा एक्स मीन। तो हम लोग पढ़े थे ना, देखो फॉर्मूला ऐसे पढ़े थे, एक बार लिख दे रहे हैं कि कहीं डेल्टा x3 डेल्टा xn, समझ रहे हो ना, डिवाइडेड बाई n, छोड़ो इसमें टाइम बर्बाद। चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या आया जी 0.006 प्लस 0.001 प्लस 0.004, क्योंकि हम माइनस है फिर भी आप प्लस का लिख रहे हैं, तो बोले ना फार्मूला में सिखाए ना कि एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड प्लस 0.002 प्लस 0.000 डिवाइडेड बाई 5 हो गया ना। अब इसको सॉल्व करके देखो तो ये कितना आता, तो इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 0.0026। अगर डेसिमल के बाद जो है 3 ही तक लिखना चाहते हो, ठीक ना, 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना चाहते हो तब तो 2 के बाद 6 है, तो इसको हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा ना, तो इसको 1 बढ़ा दिए 3 हो गया। चलो भाई ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अगला क्वेश्चन है फ्रैक्शनल एरर, फिर परसेंटेज एरर। अच्छा, 4th पॉइंट फ्रैक्शनल एरर किसको बोलते हैं जी, तो फ्रैक्शनल एरर का डिफिनीशन है कि जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया उसमें मीन वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया 0.003 और मीन वैल्यू कितना है जी, तो मीन वैल्यू है 2 पॉइंट, है ना। अब इसको मिटा ही दे रहे हैं, देखो जी मीन वैल्यू जो है वो कितना है 2.626। बस अब इसी को सॉल्व कर लो, ये क्या हो गया फ्रैक्शनल एरर हो गया। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 0.001 के अप्रोक्स आया। चलो ये आ गया फ्रैक्शनल एरर। देखो एक चीज़ याद रखना, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है तो केवल 1 है, क्योंकि जानते हो लेफ्ट साइड में जो 0 रहता है सिग्निफिकेंट। और सिखाए थे कि जब भी 2 टर्म का डिवीजन करते हैं तो जो रिजल्ट लिखना चाहिए उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। जैसे इसमें 1 है और इसमें कितना है 4 है,
तो हमारे रिजल्ट में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। रूल यही है लिखने का। तो ये हम लोग तो ऑलरेडी पहले पढ़े हैं। तो ये क्या हो गया 0.001, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। चलो ठीक है। अब जो है ये तो फ्रैक्शनल एरर निकला। अब कह रहा है परसेंटेज एरर बतलाओ। भाई परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर, इसमें कौन दिमाग लगाना है? जो फ्रैक्शनल एरर आया है ना, जो फ्रैक्शनल एरर आया है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें क्या दिक्कत है भाई? देखो भाई ऐसे लिख दे रहे हैं FE, मतलब समझो फ्रैक्शनल एरर इनटू 100, इतना % हो गया। यानी कि क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रैक्शनल एरर तो 0.001 इंटू 100। चलो ऐसे परसेंटेज लिख दे रहे हैं, यानी कि 0.1%, नहीं 0.1% यही एरर आया। इसको परसेंटेज एरर बोलेंगे। देखो हम लोग फ्रैक्शनल एरर में ऐसे भी लिख दे रहे हैं प्लस माइनस, मतलब इतना ज़्यादा या कम, यानी 0.1% से जो है रिजल्ट ज़्यादा या कम वेरी करेगा। जैसे क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है, 5th पार्ट में क्या कह रहा है कि रिजल्ट को जो है ना परसेंटेज एरर के टर्म में लिखो। तो बोलेंगे डायमीटर ऑफ द वायर, है ना, वायर का डायमीटर भाई क्या है? तो बोलेंगे कि रूल यही है कि मीन वैल्यू देख लो, वही ट्रू वैल्यू है मीन वैल्यू, और प्लस माइनस जो परसेंटेज एरर आया, परसेंटेज एरर, यानी देखो हम लोग रिजल्ट कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 2.626, यही मीन वैल्यू आया है ना, मीन वैल्यू 6.626 आया, और बोल देंगे प्लस माइनस 0.1%, मतलब कि इस वायर का जो डायमीटर है इतना है, इतना सेंटीमीटर है, लेकिन इतना में 0.1% ज़्यादा या 0.1% कम हो सकता है। यानी कि डायमीटर का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मान लो डायमीटर को अगर D से डिनोट करें, तो कोई पूछे D का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और D का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो बोलेंगे देखो ये तो ट्रू वैल्यू है, अगर मैक्सिमम चाहोगे तो 2.626 का 0.1%, इतना सेंटीमीटर ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और कम से कम क्या होगा? तो 2.626 माइनस 2.626 0.1%, यानी बस ये कम से कम हुआ, यहाँ माइनस कर दिए प्लस माइनस, इसका मतलब यही होता है। जैसे अगर तुमसे कोई कहे ना कि भाई वायर का जो रेजिस्टेंस है 20 ओम प्लस माइनस 5%, मतलब देखो भाई 20 ओम है मीन वैल्यू, 5% ज़्यादा या कम हो सकता है ना, ऐसे ही। तो रिजल्ट ऐसे लिखा जाता है, यही रिजल्ट लिखने का मेथड है। फाइनल रिजल्ट हम लोग ऐसे लिखते हैं, और उम्मीद है कि सब कुछ आप लोगों को समझ में आया। ये 6 पार्ट है, तो अब जो है आपको उम्मीद है सब कुछ जो है प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आगे हम लोग सीखेंगे कि जब दो टर्म को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो सब में जो है ना एरर एनालिसिस को कैसे यूज में लाएंगे, तो वो अगले हम लोग वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही।